हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम आपको साइंस के टॉप क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एक सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में आपके सामने देखने को मिले होंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे VVI क्वेश्चन है। ये आप दिमाग में बना लीजिए। तो देखते हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब आज के इस पूरी सेशन में दे पाते हैं। तो देखते हैं कि मेरा पहला आज का जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे इसको। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आपके सामने फोकसांतर जिसे हम फोकस दूरी भी बोलते हैं और वक्रता त्रिज्या जिसे हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। बस इसको ढूंढिए, यही कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देखिए कि F = r/2 ऑप्शन में है, तो ये देखने को कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके r = 2f लिखा हुआ है और ये दिया गया आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो मेरा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस पूरे सेशन में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करने का प्रयास करें। देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, इसको समझेंगे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। याद रखेंगे, निर्गत किरण अगर आपसे पूछा गया तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। उसका नाम होगा निर्गत कोण। इसके बाद आप ऐसे भी याद रखें कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। मतलब जिसका किरण का नाम जिस तरीके से दिया रहेगा, कोण का नाम भी वैसे ही पड़ता है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे? निर्गत कोण कहेंगे। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है नंबर 3 में, और एक काम सभी लोग करेंगे कि आप जितने प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं कमेंट में अंत में जरूर बताइए आज के इस सेशन में आप कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे पाए थे। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब क्षमता को याद करेंगे तो किसी लेंस की क्षमता P = होती है 1/f, लेकिन f जो यहां होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। अब यहां पर समझ लेंगे 1/, अब यहां फोकस दूरी दिया है 1, तो 1/1 को हम 1 कहेंगे और इसे क्षमता का SI जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो दिया गया है 1 डायप्टर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है नंबर 4 में, इसको समझेंगे और इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछता अधिकतम दूरी तो आपको जवाब देना होता इन्फिनिट। दो चीज याद रखेंगे, अधिकतम दूरी इन्फिनिट अर्थात इन्फिनाइट भी बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं, अपरिभाषित भी इसे बोला जाता है और इसका संकेत आपके सामने है। जबकि दूरी अगर आपसे पूछा गया न्यूनतम तो वो मान आपका हो जाता है 25 सेंटीमीटर। तो मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5वां प्रश्न आ गया है आपके सामने। 5वें का जवाब समझेंगे और इस समझ कर जवाब देंगे। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस जो प्रयोग किया जाता है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। आप चारों दृष्टि दोष को याद रखेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अबिंदुकता के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, और अगर जरा दृष्टि की बात की जाए तो जरा दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों से बना लेंस प्रयोग किया जाता है, इसे बाइफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके के आप तीनों अच्छे से याद रखेंगे और ये कभी ना कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ऐसे मेरा इस अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए होगा?
तो ये होगा निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर अभी का डिस्कशन समझे होंगे, याद रखे होंगे, तो छठा प्रश्न में आग लगा देंगे, हमें पक्का विश्वास है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? आ गया क्वेश्चन, उलट के क्वेश्चन दे दिया, और ऐसे ही एग्जामिनर कर रहा है आजकल। और कई सारे दिशा निर्देश भी शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। सारी चीज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए इस चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपके पल पल की खबर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ये चैनल आपको प्रोवाइड कराता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उत्तल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में? दूरदृष्टि दोष में। और बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके पास 7वें नंबर में। इसका जवाब ढूंढेंगे, इसको जवाब देंगे। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर है? तो अब यहां थोड़ा सा सोचिए कि 1 वोल्ट जो है वो मात्रक होता है विभव का, और विभव जो होता है V इक्वल टू होता है W/Q। W/Q जो होता है कार्य बटा में आवेश, इसी को विभव कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रक आपसे पूछ दिया कि 1 वोल्ट, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और ये आवेश है तो आवेश का मात्रक हो जाता है कूलाम। अब देख लीजिए कि जूल प्रति कूलाम कहीं ऑप्शन में मिला, अगर मिला तो वही सही होगा, और जूल प्रति कूलाम हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है, इसके मतलब 7वें का मेरा राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो आमीटर होता है, ये आमीटर कौन सा यंत्र है? तो आमीटर के बारे में हम लोग जानते हैं। आमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापता है। ये क्या मापता है? ये विद्युत धारा मापता है, और इसे हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब यहां पर मेरा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। लेकिन अगर यहां से पूछा जाता कि वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर कहते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र को, और वोल्ट मीटर को हम श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध क्रम में, मतलब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो मेरे इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 9वें का जवाब एक बार समझेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति के लिए 4 सामान्य तरीके से सूत्र यूज किए जाते हैं। एक P का वैल्यू होता है, सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए W/T। इसके बाद आप इसके लिए याद करेंगे I²R। इसके बाद आप याद रखेंगे IV, और एक सूत्र और याद रखेंगे जो होता है V²/R। ये चारों के चारों सूत्र आप याद रखें, आपको 1 नंबर दम कंफर्म हम बताते हैं, 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब देख लीजिए कौन निरूपित नहीं करता है, ये बताना है। तो I²I ये है मेरे पास, I²R है, IR², यही देखिए नहीं है इस चारों में, मतलब इसका राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सी भी देख सकते हैं, यहां भी दिया हुआ है, और डी वाला जो ऑप्शन है हम लिख चुके हैं V²/R। मतलब 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10 को देखते हैं। 10 का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। 1 कूलाम तुल्य है, 1 कूलाम किसके बराबर है? तो कूलाम किसका आवेश होता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अभी आपको बताया गया था कि V इक्वल टू होता है W/Q, ऐसे, या फिर आप कूलाम को अगर जानते हैं तो ऐसे आप जानते होंगे कि Q बराबर आपके सामने होता है, वो होता है IT, I/T, मतलब विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। अब विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, और समय जो है इसका मात्रक जो होता है सेकंड होता है। तो एम्पियर सेकंड देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? एम्पियर सेकंड दिख रहा है हमें बी ऑप्शन में, मतलब 10वें का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। आप काउंट करते रहेंगे पूरे सेशन में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब हमसे पहले दे पाते हैं, और लास्ट में कमेंट भी आपको करके बताना है, ताकि हमें पता चल सके आपकी तैयारी कितनी है और आप कितना तैयार है इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से लड़ने के लिए। 11 को देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है, काफी अच्छा क्वेश्चन, किलोवाट घंटा। और जैसा कि हम बता चुके हैं सारे क्वेश्चन हम सिलेक्टेड लाए हैं आज के इस सेशन में। तो किलोवाट घंटा सबसे पहले जान जाइए, यह मात्रक है विद्युत ऊर्जा का।
विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है जिसका नाम है किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर, क्योंकि ऊर्जा का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं जूल होता है, तो जूल कितना होता है, तो किलोवाट घंटा का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अच्छे से याद रख लेंगे, ये भी कई बार वैल्यू आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखें किलोवाट घंटा, जिसको यूनिट के नाम से भी जानते हैं, और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल। तो यहां मेरा जवाब होगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, जो है 12 नंबर में। इसका जवाब एक बार ढूंढेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। एक विद्युत यूनिट बराबर है, अभी बताए थे, एक विद्युत यूनिट जिसे 1 यू के द्वारा दर्शाते हैं 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और 1 किलोवाट घंटा के बारे में अगर पूछ दे तो ये वैल्यू होते हैं 3.6 गुना 10⁶ जूल। अब यहां पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है 1 किलोवाट घंटा, ऑप्शन में दिया है, मतलब इस प्रश्न का भी मेरा राइट आंसर हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 आ गया है क्वेश्चन। 13 का एक बार सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, मतलब जीवों के ईंधन, मतलब जीवों के अंश से जो ईंधन बनता है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण गोबर गैस, लकड़ी, ये दोनों है, और कोयला, ये तीनों के तीनों आपके जीवाश्म ईंधन है, मतलब जीवों के अंश से बने होते हैं। तो मतलब हम यहां कहेंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अर्थात ये सभी, यहां इस प्रश्न का जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए 14 आ गए हैं। थोड़ा सा बकाएंगे नहीं, थोड़ा घबराएंगे नहीं, सब्र रखेंगे, क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। गोबर गैस एक प्रकार की है, देखिए क्वेश्चन में वही क्वेश्चन के रूप थोड़ा सा चेंज किए गए। गोबर गैस एक प्रकार के हैं, तो गोबर गैस कैसा है, तो बायोगैस है। चूंकि बायोलॉजी के अनुसार आप समझते होंगे कि उसमें से बायो अर्थात जीवों के अंश से वो गैस निकलती है, इसलिए हम उसे बायोगैस के नाम से जानेंगे। ऑप्शन बी के साथ यहां इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन आ गए स्क्रीन पर, इसका जवाब एक बार सभी लोग ढूंढेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बायोगैस का उत्पाद होता है, बायोगैस का उत्पाद क्या होता है, तो बायोगैस का उत्पाद गोबर से, कोयला से तो होता नहीं है, और लकड़ी से भी नहीं होता है। मतलब इस प्रश्न में हम बढ़ेंगे 15 में, वो बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला प्रश्न हमारे पास 16 नंबर में, और ये प्रश्न आपके लिए गए हैं केमिस्ट्री से। 15 प्रश्नों का जवाब आप फिजिक्स से दिए, अब कुछ प्रश्नों का जवाब केमिस्ट्री से दीजिए। कैसा केमिस्ट्री है ये भी एक बार हमें टारगेट बनाना है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाए तो कौन सा इसमें से उत्पाद प्राप्त होगा। लेड नाइट्रेट, जिसको हम लोग कहेंगे PbNO3, इसका अणुसूत्र होता है PbNO3। इसको अगर गर्म किया जाए तो कौन सा उत्पाद इसमें से बनेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे, चारों में से एक बार आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको बता दें, लेड नाइट्रेट को अगर गर्म किया जाए तो उससे बनता है, डी ऑप्शन में उत्पाद का नाम दिया हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ बनता है उसमें ऑक्सीजन। मतलब इस प्रश्न का मेरा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16वां देखते हैं। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आपको 16 में बताना यह है कि निम्न में कौन सही है, सही बताना इसमें से, अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आपको सही बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं। ऐसे आपको बता दें, सोडियम कार्बोनेट के साथ 5H2O है, तो सोडियम कार्बोनेट अगर आपके सामने है तो इसके साथ आपके सामने लगा होता है 10H2O, और इसे हम बोलते हैं धोने वाला सोडा, जिसे धोने वाला सोडा, जिसे हम कह सकते हैं कि धोबिया सोडा के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये अगर देख लीजिए आपको तो वही सही होगा। ऑप्शन बी में दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 17 का। 18 आ गया है स्क्रीन पर। 18 का जवाब एक बार सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा, अगर मान लीजिए कि लोहा का एक पदार्थ है, इस पर अगर जिंक से ऊपर नीचे चारों तरफ लेपित अगर कर दिए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। इस क्रिया को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे आगे। 19 देखते हैं। 19 स्क्रीन पर आ चुका है। हम पहले बता चुके हैं, आप काउंट करते रहेंगे एकदम, कहीं भी चूक नहीं करना है। इस बार का एग्जामिनेशन बेहतर से बेहतर बना लेना है।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन गंधकीय सूचक नहीं है? गंधकीय सूचक मतलब गंध के आधार पर जो सूचना देता है उसे गंधकीय सूचक के नाम से जानते हैं। तो कौन नहीं है? ऑप्शन है वैनिला, प्याज, शकरकंद या फिर लौंग का तेल। इसमें से कौन सा है जो गंधीय सूचक के रूप में नहीं जाना जाएगा, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। तो गंधीय सूचक नहीं है, इसमें सी ऑप्शन है शकरकंद। बाकी सारे के सारे गंधीय सूचक हैं जिसके गंध से उसकी पहचान की जा सकती है। मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका जवाब जानेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल किसको कहते हैं, यह पहले समझिए। द्विक्षारकीय अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जिसकी प्रवृत्ति अम्लीय और भास्मिक दोनों प्रकार की होती है। अम्लीय भी होता है और भास्मिक भी होता है। तो वैसा इसमें कौन सा अम्ल है आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, इसके बाद है NHO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 20 में जवाब देने का प्रयास करेंगे। 20 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसमें सबसे सटीक जवाब आपको जो देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर डी H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। यह द्विक्षारकीय अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम लोग कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे बैटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, अम्ल राज के नाम से जानते हैं, इसे अम्ल राज भी बोला जाता है। तो इस तरीके से कई नामों से H2SO4 को जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 21 नंबर में। पोटास एलम होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न। ऐसे सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पोटास एलियम होते हैं एक साधारण लवक, एक मिश्रित लवक, एक अम्लीय लवक या फिर एक द्विक लवक। द्विक बोला जाता है, जो द्विक आपके सामने है इसको बोला जाता है जो अम्लीय और भास्मिक दोनों प्रकार के लवण होते हैं उसे हम बोलते हैं द्विक लवण। तो पोटास एलम क्या है ये इसमें बताना है। तो पोटास एलम जो है वास्तव में अम्लीय और क्षारीय अर्थात भास्मिक दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें भी हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एक द्विक लवण। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 22 नंबर में। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, समझेंगे इसको। निम्नलिखित में कौन प्रबल लवण है? मतलब निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन सा है? प्रबल लवक बोला है अर्थात लवण, जिसे हम शायद जानते होंगे NaCl सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का नमक है। तो क्या यह प्रबल नमक है या नहीं है यह बताना है। तो जवाब दे दें कि हां, सोडियम क्लोराइड जो है यह सबसे ज्यादा प्रबल लवक के या लवण के रूप में जाना जाता है। मतलब ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे 22 में आगे। 23वां क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, 23 का जवाब जानेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक से अधिक अम्लीय लवक बनाएगा? इसमें से कौन सा है जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, अम्लीय लवण का अलग अलग प्रकार के उत्पाद कर देगा, यह बताना है। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने है, देखिए फार्मिक अम्ल दिया हुआ है CH3, एसिटिक अम्ल माफ कीजिएगा एसिटिक अम्ल CH3 COOH और इसी तरीके से 4 ऑप्शन है। तो निर्णय लेना है इसमें एक से अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा। तो इसमें से एक से अधिक लवण बनाने वाला जो उत्पाद है उस उत्पाद का नाम है H3PO4 अर्थात फास्फेरिक अम्ल। H3PO4 इज राइट आंसर। 24 देखते हैं। 24 आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब ढूंढेंगे सब लोग। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान क्या होगा? इसका मतलब है कि नीला जो लिटमस है उसे लाल कर दिया तो उत्पाद जो होगा उसका पीएच मान क्या होगा। तो अगर आप पीएच मान नहीं जानते हैं तो आपको जानकारी दे दें कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। इसके बाद अगर क्षारीय विलयन का पीएच मान जाने तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन का अगर नाम सुने होंगे तो उदासीन का पीएच मान जो होता है वो 7 ही होता है। तो ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। अब इसके बाद पूछा गया कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, परिणित का मतलब कि बदल देना। तो ऐसा जो पदार्थ होता है ऐसा पदार्थ अम्लीय होता है, अर्थात इसमें अम्लीय कौन हो सकता है? जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम कौन सा है? 6 है। इसका मतलब इस प्रश्न का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अम्ल जो होता है
वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 25 नंबर में। 25 का एक बार जवाब जानने का प्रयास करेंगे। एथेन का आणविक सूत्र जो होता है C2H6 होता है। इसमें आपसे यहां पूछा गया है कौन से सहसंयोजी बंधन है। तो सहसंयोजी बंधन बताने का और समझने का तरीका, आप इसका अगर संरचना सूत्र बना लेते हैं तो आपको सहसंयोजी यौगिक के बंधन मिल जाते हैं। जैसे सी के बंधन है डबल बॉन्ड में, देखिए यहां 2 परमाणु है, 2 लिख लिए। अब इसमें हाइड्रोजन दर्शा लेते हैं 6, अर्थात 6 हाइड्रोजन आपको इस तरीके से दर्शा लेने हैं। अगर जैसे ही आप हाइड्रोजन को दर्शा लेते हैं, 3 हो चुके हैं और 3 हम इधर दर्शा लेंगे, तो ये पूरी तरीके से 6 हो गए। अब ये 6 जब हो गए तो इसके बीच आपको बंधन गिन लेने हैं। बंधन इस तरीके से काउंट कर लेंगे, कैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल यहां पर 7 बंधन है। तो हम कहेंगे कि इसमें 7 सहसंयोजी बंधन है। ऑप्शन बी के साथ 25 में बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आ गया है आपके पास 26 नंबर में। इसका एक बार सब लोग जवाब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? ये तो साधारण सा दम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कठोरतम तत्व है वो हीरा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ दिया गया कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होता है, अर्थात 2.42। लेकिन आपसे पूछा गया कि हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हीरा में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम माना गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 27 नंबर में। 27 का जवाब ढूंढेंगे। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय को हम लोग निष्क्रिय के नाम से भी जानते हैं, अच्छे से याद रखेंगे। अक्रिय को हम निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, और इसे रखा गया है आवर्त सारणी के शून्य समूह में, मतलब सबसे अंत में, अर्थात 18वें वर्ग में। तो आपसे पूछा गया कि अक्रिय तत्व कौन सा है? कार्बन अक्रिय नहीं है, हीलियम यही अक्रिय है, जो सबसे पहले 18वें वर्ग में पाया जाता है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होता है, और संकेत होता है He। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान 4 हो जाता है। चलिए 27 का जवाब मिल चुका है। 28 को हम लोग देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अभी जैसे बताएं वैसे इसको भी जवाब के तहत हम लोग ले लेंगे। अब मीथेन का अगर आप संरचना सूत्र बना लेते हैं तो इसका जवाब मिल जाता है। मीथेन का अणु सूत्र होता है, सब लोग जानते हैं, CH4। अब इसका संरचना बनाइए, C1 हो गया, और चारों तरफ इस तरीके से आप दर्शा लेंगे हाइड्रोजन। तो जैसे ही चारों तरफ आप हाइड्रोजन दर्शा लेते हैं तो बंधन काउंट कीजिए। बंधन 1 2 3 4, मतलब यहां पर 4 बंधन मिले, तो हम कहेंगे इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या होगी 4, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इस तरीके से सहसंयोजक बंधन गिन लेते हैं हम लोग। 29 आइए देखते हैं। 29 का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया है, और इस आधुनिक आवर्त सारणी में लगभग 114 तत्वों को शामिल किया गया है, जिसमें से 7 आवर्तों की संख्या है, और उसके बाद 18 जो है वो कुल वर्गों की संख्या है। तो उसको वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी सजाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर, और परमाणु संख्या कहां दिख रहा है? ऑप्शन डी में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होता कि मेडली के आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया गया है, तो मेडली का आवर्त सारणी जो है सजाया गया है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी सजाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर। चलिए इसके बाद आ जाते हैं 30वां प्रश्न है। 30वें प्रश्न का एक बार जल्दी से जवाब देंगे। 30वां है, अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? अब यहां से अगर आप अमोनियम का सूत्र जानते हैं, अमोनियम होता है NH3, लेकिन जब किसी यौगिक में अगर हिस्सा लेता है तो NH4 हो जाता है। तो ये जो NH3 है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन N हुआ और हाइड्रोजन 1 हुआ, इसमें परमाणुओं की संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए नाइट्रोजन यहां 1 है और हाइड्रोजन यहां पर 3 है, तो हम कहेंगे इसका अनुपात हो जाएगा 1:3, जो दिया गया ऑप्शन सी में, अर्थात 30वें का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। 31 का जवाब ढूंढेंगे। अब कुछ बायोलॉजी से भी क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और जैसा कि बता चुके हैं आप काउंट करते रहेंगे, जरूर आपको कितने आज के इस सेशन में अंक प्राप्त हो रहे हैं।
इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन से हमारे शरीर में जो रोग होता है इसको कहते हैं मधुमेह, जिसे हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज के नाम से जानते हैं और सामान्य भाषा में हम इसे चिनिया रोग के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। चलिए 32 स्क्रीन पर आ चुका है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन, जैसे आप लोग जानते होंगे कि पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो अपने वाष्प को पत्तियों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं और इसी क्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया है आपको यह बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या फिर प्राकृतिक। तो अगर इस क्रिया पर अगर थोड़ा सा विचार करें तो इसमें क्या होता है कि पेड़ के जो पानी होते हैं, पेड़ के अंदर जो जल होता है, यह जल वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जब कोई जल जो है, जल की अवस्था से अगर वाष्प में बदल जाए तो इस अवस्था को हम लोग रासायनिक थोड़े ना बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भौतिक अवस्था। क्योंकि जल से वाष्प बना है भौतिक अवस्था के तहत, मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक। 32 में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से 4 आपको सामने है, इसमें पादप हार्मोन आपको चुन के बताना है। ऑप्शन इंसुलिन, इंसुलिन तो मानव में होता है जिसकी कमी से मधुमेह होता है, अभी थोड़ा देर पहले जाने थे। इसके बाद है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो है ये भी आपके मानव में ही पाया जाता है, ये हमारे गले में पाया जाता है थायरॉक्सिन। एस्ट्रोजन, ये भी हमारे मानव में ही होता है। और तीसरा के बाद चौथा है साइटोकाइनिन, ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जेबरेलिन हो गया, ऐसे कुछ पादप हार्मोन होते हैं। मतलब 33 में हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। 34 देख लेते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो कोशिका तंत्र, अगर मान लीजिए तंत्रिका कोशिका अगर 2 है तो इसके बाद ये जो रिक्त स्थान मध्य का होता है, इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इस रिक्त स्थान को बोला जाता है सिनेटिक दरार या सिनेप्स, अर्थात ऑप्शन बी के साथ या इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं या फिर किसी कॉपी में लिख सकते हैं। 35 स्क्रीन पर आ चुका है, 35 का जवाब। और प्रत्येक क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए एकदम सभी क्वेश्चन को अगर चाहें तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो मादा जनन का भाग नहीं है? ऑप्शन है अंडाशय। अंडाशय है कि नहीं आप समझते हैं? अंडाशय मानव जनन के मादा जनन का भाग है। गर्भाशय ये भी है। आपसे पूछा गया कि कौन नहीं है? शुक्रवाहिका, ये जो है ये नहीं है, ये चूंकि पुरुषों में पाया जाता है, चूंकि पुरुषों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है शुक्राणु, और शुक्राणु के तहत ही बोला जाता है आपको शुक्रवाहिका। मतलब इस प्रश्न का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और डिंब वाहिका जो है ये आपके मादा में ही पाया जाता है। मतलब इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, शुक्रवाहिका इज राइट आंसर। चलिए आगे हैं आज के 36 क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेंटअप एग्जामिनेशन में भी आपका पूछा गया था। परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। चलिए इधर उधर की कहीं बात नहीं करेंगे, ऑप्शन डी को कहेंगे सही। 37 इसका जवाब भी आप देने का प्रयास करेंगे, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक का नाम काफी ज्यादा प्रचलित आपके इस बायोलॉजी के दृष्टिकोण से है और प्रत्येक साल लगभग ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो ऑरिजिन ऑफ ए स्पीसीज जो है इसके लेखककार या इसके रचनाकार जो है वो डार्विन कहे जाएंगे, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 38 देख लेते हैं। 38 आपके सामने, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए जोड़े अगर बोल दिया तो आपका जवाब होगा 23, लेकिन अगर जोड़े सवाल में नहीं दिया है, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। जोड़े अगर नहीं दिया है तब इसका आपका जवाब होगा 46। 23 ऑप्शन भी में रहेगा तो भी आप उसे सही नहीं करेंगे, लेकिन हमसे यहां पर स्पष्ट तरीके से पूछा गया है कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 23 इज राइट आंसर। मतलब इस प्रश्न का आंसर होगा सी। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है 39 में। इसका जवाब एक बार समझें और ध्यान दें। निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? आहार श्रृंखला जिसमें उत्पाद से शुरू होकर अपघटक तक,
क्रमबद्ध समूहों में हम जीवों को लिखते हैं, उसको आहार श्रृंखला कहते हैं, जो आहार के द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो यहां पर जलीय आहार श्रृंखला बताना है, मतलब जल में रहने वाले आहार श्रृंखला। तो सबसे पहले तो आपका घास हो जाएगा। अब घास की बात करें तो ए, सी और डी, इसमें आपके पास घास दिया है। माफ कीजिएगा, घास इसका नहीं होगा, क्योंकि घास तो जल में होता ही नहीं है। जल के अंदर घास तो होता नहीं है, मतलब ये तो आपको पहले ही छटा गया, ए, सी और डी, ये नहीं होगा। लेकिन शैवाल को अगर करें तो शैवाल तो जल में होता है। शैवाल को खाने का क्रिया करते हैं जलीय कीट, और जलीय कीट को खा जाता है मछली। मतलब इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, जलीय कीट और मछली जलीय आहार श्रृंखला के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 40 नंबर में। आप जरूर कमेंट करके बताइए आपको आज के इस पूरे सेशन में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि सभी लोग अच्छे से अच्छे एग्जामिनेशन में नंबर ला सकें। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता जो किसी चीज को खाते हैं, या कह सकते हैं कि शाकाहारी जो जीव होते हैं, शाकाहारी जो जीव होते हैं, और शाकाहारी जीव जो पेड़ पौधे के अंशों को खा पाते हैं, उसको बोलते हैं हम उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को किस श्रेणी में रखेंगे? तो हरे पेड़ पौधे तो नहीं होंगे, ये उत्पादक के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात यहां पर हम कहेंगे जलीय जानवर, मतलब जंगली जानवर इज राइट आंसर, क्योंकि जंगली जानवर जो होते हैं, चूंकि यहां पर कोई शाकाहारी जीव नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जलीय जानवर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए वीडियो में। तब तक सभी को वंदे मातरम।